नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में खुद को हनुमान बताते हुए पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केवल एक मोदी काफी हैं। जयशंकर के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों को के साथ समझूत बयान दे में चर्चा का विषय माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने अंबाला में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 अतिवांछित शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। ये शूटर हरियाणा और अन्य राज्यों में बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। सोनिया गांधी ने मनरेगा की जगह लाए गए वीबीजी रामजी विधेयक को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमाने तरीके से कानून पारित कर मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया है। सोनिया गांधी ने इस कानून को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई में शामिल होने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की गई है। एल्विश यादव ने अपने ऊपर लगे एनजीओ घोटाले के आरोपों पर सफाई दी है। उन्होंने एक बच्चे के इलाज के लिए फंड जुटाने की अपील की थी, एक सारे बद, जिसके बाद मुनव्वर फारूकी ने अप्रत्यक्ष रूप से उन पर आरोप लगाए थे। एल्विश ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह किसी की मदद के लिए पैसे नहीं लेते और फंड जुटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बच्चे के मेडिकल कागजात देखे हैं और यह कोई घोटाला नहीं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए 6000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। शहर में जमीन से लेकर आकाश तक निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों पर नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। यूक्रेन के ओडेसा में रूसी मिसाइल हमले से 8 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हो गए। हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, ट्रकों में आग लग गई और कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी तेल रिग, सैन्य गश्ती पोत और अन्य सुविधाओं को निशाना बनाया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध के समाधान पर अमेरिका और यूरोपीय टीमों के साथ वार्ता का नया दौर शुरू किया। बरेली में साइबर ठगों को सिम उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ एससीएसपी ने अभियान शुरू किया है। 3 थानों में 3 और लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन पर साइबर ठगी करने वालों को सिम उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या यह लोग किसी सिंडिकेट से जुड़े हैं जो साइबर अपराधों के लिए काम करता है। जांच में सामने आया कि इन सिम का इस्तेमाल कंबोडिया, म्यांमार, लाओस जैसे देशों में हो रहा था। हरियाणा में 24 दिसंबर तक बादल, धुंध और ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग एमेड ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। राज्य में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। आईएमडी ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। घने कोहरे के कारण रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। पटना और दानापुर जंक्शन से गुजरने वाली 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों विलंबित हुई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। दृश्यता कम होने से ट्रेनों की गति नियंत्रित की गई। हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और मैसूर पूजा स्पेशल जैसी कई प्रमुख ट्रेनें काफी देरी से चलीं। वर्ष के अंतिम दिनों और नए वर्ष की शुरुआत में ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु वृंदावन में डेरा डालेंगे। शहर के गेस्ट हाउस में लगभग बुकिंग पूरी हो चुकी है और होटलों में जारी है। 25 दिसंबर के बाद वृंदावन में होटल, गेस्ट हाउस में बिना बुकिंग करवाए आने वाले श्रद्धालुओं को कमरे के लिए भटकना पड़ सकता है। गेस्ट हाउस संचालकों के अनुसार अधिकतर गेस्ट हाउस में बुकिंग पूरी हो चुकी है। लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी इस समय घरेलू क्रिकेट में दम दिखा रहे हैं। रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से तहलका मचाने के बाद शमी अब विजय हजारे ट्रॉफी के लिए तैयार है। रैपिड रेल के अंदर एक जोड़े ने अश्लील हरकतें की। इनकी हरकत कोच में लगे कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में जोड़े को आपत्तिजनक स्थिति में देखा जा सकता है। जांच में सामने आया कि ये दोनों दुहाई स्टेशन से सवार हुए थे। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट से बलूचिस्तान में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इस घटना के कारण कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
अधिकारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और जल्द से जल्द यातायात को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा 50% शुल्क लगाने के बाद चीन को भारतीय निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नवंबर 2025 में यह 90% तक बढ़ गया। फिर भी चीन से आयात अधिक होने के कारण व्यापार घाटा $100 अरब से अधिक रहने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक जैसे उत्पादों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर इस घाटे को कम किया जा सकता है। बिहार में जघन्य कांडों और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों के तेजी से निपटारे के लिए लगभग 200 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है जिसमें दोनों तरह के मामलों के लिए 100 कोर्ट होंगे। विधि विभाग इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट भेजेगा। मंजूरी मिलने के बाद गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, जो 2022 के चुनाव में हार के बाद लोकतंत्र को पलटने की कोशिश के मामले में 27 साल की सजा काट रहे हैं, को हर्निया सर्जरी के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने संघीय पुलिस के डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर यह मंजूरी दी। सर्जरी की तारीख अभी तय नहीं है। सोनभद्र में 85 निवेशकों द्वारा 2.06 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 54 औद्योगिक इकाइयों ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया, जिनमें से 38 ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इन इकाइयों में 5,285 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे जिले में हजारों रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जनपद सोनभद्र को एनओसी में प्रदेश में 12वां स्थान मिला है। सरकार ने आगामी बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। यह पहल नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने और अपनी अपेक्षाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है, जहां पास देश, जिसके लिए जनता से मिले सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में बिहार विभूति पंडित सहदेव झा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा हुई। मंत्री रमा निषाद ने उनकी जीवनी को स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की, ताकि नई पीढ़ी उनके योगदान से परिचित हो। कार्यक्रम में सामाजिक और दूर में कराविधार में दौर करती है, तो कार्यक्रम में सामाजिक और दूर में सरबीश के राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया गया। हरियाणा विधानसभा में पेपर लीक का मुद्दा फिर उठेगा। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने 2014 से 2024-25 तक एचपीएससी और एचएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में लीक हुए पेपरों की जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन सवालों का जवाब देंगे। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने एचपीएससी और एचएससी द्वारा जारी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी मांगी थी। मुंबई में पवन त्रिपाठी ने कहा कि मंदिर केवल ईश्वर का घर नहीं, बल्कि एक सामाजिक केंद्र भी होता है। मंदिर समाज को जोड़ने और सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह धार्मिक स्थल होने के साथ साथ सामुदायिक गतिविधियों का भी केंद्र है, जो लोगों को एक साथ लाता है। कांग्रेस पार्टी के नेता रमेश चेन्नीथला ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी बीएमसी चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने भाजपा और शिवसेना यूबीटी दोनों को चुनौती देने की बात कही। कांग्रेस शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के संभावित गठबंधन से नाखुश है, क्योंकि मनसे का उत्तर भारतीय प्रवासियों के प्रति रुख आक्रामक है। कांग्रेस ने कहा है कि वह अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए अकेले चुनाव लड़ेगी। शशि थरूर ने बांग्लादेश में हुए हिंदू युवक की लिंचिंग की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता थरूर ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर ऐसी घटना ना हो। ढाका में एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। चुनाव से पहले उनकी मौत से राजनीतिक माहौल अस्थिर हो गया है। मानिक मियां एवेन्यू पर लोग जमा हुए और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर नारे लगाए। अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए। हादी के भाई ने जनाजे की नमाज पढ़ी, जिसके बाद शव को ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में दफनाया गया। पुलिस ने हजारों लोगों को जनाजे में शामिल होने की इजाजत दी। जेफरी एपस्टीन मामला इन दिनों चर्चा में है। अमेरिकी सरकार जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक कर रही है, जिनमें अमीर और नेताओं के नाम हैं। एपस्टीन पर यौन अपराध और नाबालिगों के शोषण के आरोप हैं। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में 50 और नाबालिग लड़कियों के साथ अपराध का पता चला। आरोप है कि वह हाई प्रोफाइल पार्टियों में नाबालिग लड़कियों को परोसता था।
तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उसके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम युवक ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे। उन्होंने इस घटना पर अपनी राय व्यक्त करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जोर दिया। नसरीन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। बांग्लादेश के मयमनसिंह में इस्लाम का अपमान करने के आरोप में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या कर दी गई। आरोप है कि दीपू चंद्र ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और गुस्साई भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण के संपादित अंशों को लेकर बीबीसी पर मुकदमा करके सही किया। पुतिन ने बीबीसी पर ट्रंप के भाषण को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीबीसी को ट्रंप के प्रस्तुत करने के बाद हरेकी बनाने के बीच भाषण के संपादित अंशों को प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं था। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को बीबीसी पर मुकदमा करके सही किया क्योंकि बीबीसी ने उनके भाषण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने और 4E मॉडल शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर पर काम करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर चिंता व्यक्त करते हुए अवैध पार्किंग और स्टंटबाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे दूसरी लग्जर से सबसे बड़ियार के